हेलो बच्चों आज हम आपकी कक्षा 8 विज्ञान का 5वां पाठ करेंगे। 5वें पाठ के आपका नाम है पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज इसके प्रश्न उत्तर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो आपका प्रश्न दिया गया है वह लिखा है, वनोन्मूलन का क्या अर्थ है। वनोन्मूलन का जो अर्थ है सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी बुक में शुरुआत में यही हेडिंग दी हुई है। तो वनोन्मूलन देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वन और उन्मूलन। उन्मूलन मतलब उनको ख़त्म करना है ना, तो वनों को जब हम समाप्त कर रहे हैं वही वनोन्मूलन कहलाता है। तो यहाँ परिभाषा देख लेते हैं। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि कृषि कार्य, निर्माण कार्य या दूसरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना वनोन्मूलन कहलाता है। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये दिखाया हुआ है। देखिए ये पूरे वन जो हैं, जब वन मतलब जो जंगल के जंगल जो हैं वन, उनसे ये पेड़ काट कर ज़मीन जो है उसको साफ़ कर लिया जाता है और उस ज़मीन को फिर हम अलग कार्यों में प्रयोग करते हैं। कृषि कार्य मतलब चाहे वहाँ खेती कर रहे हैं या कोई निर्माण कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं या किसी भी और पर्पज़ के लिए अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब क्या है कि वनों को हम समाप्त करके और उनकी जगह पर हम दूसरे कार्य कर रहे हैं, यही वनोन्मूलन कहलाता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि वनोन्मूलन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वनोन्मूलन का क्या कारण, जो वनोन्मूलन के कारण या उसके उद्देश्य क्या हैं, मतलब लोग वनोन्मूलन क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है वनों को काटने की, है ना। तो इसके लिए जैसे अभी हम लोगों ने देखा, इसकी परिभाषा में ही था कि कृषि के लिए, भूमि प्राप्त करने के लिए, है ना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए, इन सब कारणों से हम लोग वनों को काटते हैं, है ना। इसके बाद कुछ प्राकृतिक कारण भी होते हैं जहाँ पर वन अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। जैसे प्राकृतिक कारण में वनों में आग, दावानल जिसे कहा जाता है कि वन में आग लग जाती है, या भीषण सूखा या बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा होता है तो बेचारे पौधे जो हैं वो मर जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये चित्र के माध्यम से यह आपको बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह कारणों से वनोन्मूलन किया जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो उसके कारण क्या है, काजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहले ये लॉगिंग की, लकड़ी को, बहुत सारी लकड़ी को इकट्ठा कर लिया जाता है और उसको फिर दूसरे कामों में फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके बाद अगले चित्र में आप देख सकते हैं फ्यूल वुड। फ्यूल वुड का मतलब होता है बच्चों कि उसको हम ईंधन की लकड़ी के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो वह लकड़ी फ्यूल वुड यानी ईंधन की लकड़ी कहलाती है। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, कि आजकल वहाँ पर वनों को काट कर शहर के शहर बसा दिए जाते हैं। इसके बाद है आप माइनिंग देख सकते हैं, पहाड़ों को काटा जा रहा है, पहाड़ों से सुरंगें बनाई जाती हैं, तो वहाँ पर भी क्या है, पहाड़ों के ऊपर के जो पौधे हैं, पेड़ पौधे, वो सब ख़त्म कर दिए जाते हैं। या फिर फॉरेस्ट फायर मतलब जंगल में आग अपने आप जब लग जाती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये यहाँ पर एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए और घर बनाने के लिए, ये सब क्या है आपके वनोन्मूलन के कारण हैं, जिनके कारण से जंगल को या फिर वनों को काटा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनोन्मूलन के कारण होने वाले प्रभाव। अब अभी तक आपने देखा बच्चों की वनोन्मूलन क्या होता है और क्यों किया जा रहा है, किस कारण से हम लोग जंगलों को काट रहे हैं। अब हम लोगों ने जंगलों को काट तो दिया, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनुष्य जंगलों को काटे जा रहा है, वनों को काट रहा है, पर उसके दुष्प्रभाव भी हो रहे हैं। तो वो दुष्प्रभाव क्या हो रहे हैं, उनका क्या, वनों को काटने के क्या परिणाम निकल रहे हैं, वही हम अब इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, वनों को जो हम काट रहे हैं उसके कारण निम्नलिखित परिणाम सामने आते हैं। सबसे पहला,
पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर बढ़ जाता है। मतलब जो पृथ्वी का तापमान है पेड़ों के बिना वह बढ़ रहा है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है। भौम जल स्तर नीचे चला जाता है। भौम जल स्तर जो हमारी नीचे ज़मीन के नीचे है, जिसे हम हैंडपम्प या कुओं के द्वारा लेते हैं पानी, वह भौम जल है। वर्षा में कमी आती है, पेड़ों के बिना वर्षा भी कम होती है। बाढ़ एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा और जो कारण होते हैं, मतलब उस प्रभाव होते हैं वनोन्मूलन के, भूमि की उर्वरता में कमी आती है। उर्वरतापन मतलब भूमि जो है वह इतनी उपजाऊ नहीं रहती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से विश्व उष्णन होता है। विश्व उष्णन मतलब सारे संसार का तापमान बढ़ रहा है, जैसे विश्व उष्णन कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जितना ज़्यादा, मतलब पेड़ कम हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज़ करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ यूज़ करते हैं ना बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज़ करेगा? तो इसलिए वह विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी है। अगला है उर्वर भूमि का मरुस्थलीकरण होता है। मतलब जो उपजाऊ भूमि है वह मरुस्थलों में बदलती जा रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमारी वनोन्मूलन की आदत है कि मनुष्य वनों को काटे जा रहे हैं, तो उसके कारण कितना सारे नुकसान हो रहे हैं। तो मरुस्थलीकरण जो बढ़ता जा रहा है वह बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। विश्व उष्णन भी बहुत बड़ा नुकसान है कि हमारे संसार का तापमान बढ़ता जा रहा है। और हर साल आप खुद देखते होंगे, खुद महसूस भी होता होगा कि कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से हमने देखा वनोन्मूलन के विभिन्न प्रभाव या परिणाम। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है जैवमंडल से आप क्या समझते हैं? तो जैवमंडल बच्चों पृथ्वी का वह भाग है, जैसे आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जैसे ये पृथ्वी दिखाई हुई है ना, कि इसमें जितने भी जीव हैं, चाहे वह पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं या जानवर हैं, कीट पतंगे हैं, सभी के सभी सजीव जो हैं वह हमारा जैवमंडल बनाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम जैवमंडल कहते हैं। यहाँ देखिए परिभाषा में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा वह भाग जहाँ जीवन है। ठीक है, तो सजीव है तो जीवन तो होगा ही, है ना। तो वह भाग जहाँ जीवन है उसे हम जैवमंडल कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में लिखा है जैव विविधता का अर्थ समझाएं। अब बच्चों देखिए ये दोनों जो हैं क्वेश्चन, जैवमंडल अगर आपको पता चल रहा है कि सजीव जितने भी हैं, अब वो सजीव आपको पता है कितने अलग अलग तरह के हैं, है ना। कीट पतंगे, जानवर, अलग अलग प्रकार के जानवर, पौधे कितने प्रकार के, ये सब क्या है? विविधता है ये हमारी पृथ्वी की, है ना। तो जैव विविधता हम इसे ही कहते हैं कि जैव मतलब जीवन की विविधता, विविधता मतलब अलग अलग। ठीक है, तो अर्थ भी देखिए अब इसका जो लिखा हुआ है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, मतलब विभिन्न प्रकार के, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, कीट पतंगे हों, सभी, चाहे मनुष्य हैं, वो सभी जीवों की विभिन्न प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध और उनका पर्यावरण के साथ संबंध, ये सभी हमारी जैव विविधता को बनाते हैं। ठीक है, तो जैव विविधता मतलब जीवन की विभिन्न विविधताएं, विभिन्न अलग अलग जो सब अपने कार्य करते हैं, वह सभी हम जैव विविधता में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चित्र के माध्यम से आपको जैवमंडल और जैव विविधता दोनों समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? तो मरुस्थलीकरण आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि मरुस्थल में कुछ बदल रहा है ना। तो मरुस्थल में किसी चीज़ का बदलना ही मरुस्थलीकरण है, यानी कि मिट्टी की ऊपरी परत जब हट जाती है तो उसका क्या होगा कि वहाँ पर ह्यूमस की कमी हो जाएगी। ह्यूमस जो है वो कम हो रही है, तो उसके कारण भूमि अपने आप जो है मरुस्थल में बदल जाएगी, उसकी उर्वरता जो है वह ख़त्म होती जाती है। और इसी को हम मरुस्थलीकरण कहते हैं कि ऊपरी परत हट जाने के कारण ह्यूमस की कमी होती है, इसके कारण धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। आप ये इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं
ये इस चित्र में ये आप देख रहे हैं कि जो ज़मीन है मरुस्थल में बदल गई है। ये देखिए मरुस्थल में बदल गई है तो पेड़ पौधे जो हैं वो भी सूखने लग गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो ऊपर की ह्यूमस वाली जो लेयर होती है मिट्टी की, मेनली वह पेड़ ना होने के कारण वह ह्यूमस वाली परत हटती जाती है। तो पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत ही बहुत बहुमूल्य योगदान है, तो उनको हमें बहुत ध्यान से बचा के रखना होता है। तो आप लोग ध्यान रखें कि अगर पेड़ नहीं है तो अपना जीवन भी नहीं है। ठीक, तो देखिए ये मरुस्थल में सब कुछ बदलता जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है वनस्पति जात शब्द से आप क्या समझते हैं। तो वनस्पति जात, देखिए बच्चों, वनस्पति जो शब्द है उस नाम से ही पता चल रहा है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। वनस्पति क्या हैं? पेड़ पौधे हैं। तो पेड़ पौधों की जितनी भी प्रजातियां हैं, जितने भी तरह के पेड़ पौधे हैं, अगर वह पेड़ पौधे किसी विशेष क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, मेन बात क्या है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए बच्चों की विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न पेड़ पौधे उस क्षेत्र की वनस्पति जात कहलाएंगे। मतलब जैसे हम लोग यहाँ रह रहे हैं अपने शहर में, तो हमारे शहर में जिस प्रकार के अलग अलग पौधे पाए जाएंगे, ये सभी पौधे हमारे यहाँ अपने शहर की वनस्पति जात हैं। तो ये देख सकते हैं आप ये चित्र की मदद से कि यहाँ इस चित्र में ये दिखाया हुआ है विभिन्न प्रकार के पौधे। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के पौधे कुछ भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। ये देखिए आप अलग अलग तरह के इसमें पौधे देख रहे होंगे। तो ये पौधे जो हैं ये सभी जिस क्षेत्र में पाए जाएंगे, जो भी प्रकार के पौधे, तो वह उस क्षेत्र की वनस्पति जात होगी। ठीक है, इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है प्राणी जात, कि प्राणी जात क्या होगा। तो बिल्कुल उसी की तरह है। देखिए बच्चों, प्राणी जात जो है कि प्राणी शब्द से आप मीनिंग समझ सकते हैं इसका, कि प्राणी मतलब जिनमें जीवन है। ठीक है, जीव जंतु हैं जो उस किसी भी क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणी यानी जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। जैसे इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं ये विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु कहीं पर पाए जा रहे हैं किसी विशेष क्षेत्र में। जैसे आपने देखा होगा ठंड वाले इलाके, जो पहाड़ बर्फीले होते हैं, वहाँ पे याक पाई जाती है ना। वो आपने फिल्मों में, टीवी पे ज़रूर देखा होगा। तो वो याक क्या अपने शहर में रह सकती है? नहीं रह सकती है ना। उसको तो ठंड वाले इलाके में ही रहना होता है। तो वो वहाँ के लिए अनुकूल है, मतलब वहाँ का जो मौसम है, वहाँ का जो वातावरण है वो उसके लिए अनुकूल है, तो वो वहाँ पर याक रह सकती है। तो उस बर्फीले इलाके की प्राणी जात को हम कह सकते हैं कि वहाँ याक पाई जाती है बर्फीले इलाकों में। ठीक है, तो इस तरह से प्राणी जात शब्द भी किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है वन्य जीव अभयारण्य किसे कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ये जो आपके लिए आगे एक दो क्वेश्चन और आएंगे, तो वो ये 3 क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो आपने इनको ध्यान से समझना है। सबसे पहला है वन्य जीव अभयारण्य। ये मैंने तीनों इकट्ठे नहीं लिए इसीलिए कि बच्चों को एक एक करके समझाएं ताकि उनको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला अभयारण्य किसे कहते हैं कि ऐसे क्षेत्र जहाँ जंतु और उनके आवास सुरक्षित और संरक्षित, देखो बच्चों दोनों शब्द हैं, सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं, अर्थात उनके जीवन यापन के लिए जीवों को पूरी तरह सुरक्षा दी जाती है, उन्हें वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए शब्द है सेंचुरी। जैसे ये आप चित्र देख सकते हैं, ये अपने हरियाणा का मैंने लिया है चित्र, ताकि आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हमारे यहाँ झज्जर में है, और उसमें मेनली ये अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं। आप देख सकते हैं ये फ़ोटो में दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर क्या है ख़ास बात कि इन जंतुओं को सुरक्षित और संरक्षित रखा जाता है, इनको पूरी तरह से आज़ादी है अपना जीवन यापन करने के लिए है। ठीक है, इनका यहाँ पर कोई शिकार नहीं कर सकता है, अगर कोई शिकार करता है तो वह
सज़ा का हकदार होता है, तो उस इंसान को फिर सज़ा दी जाती है जो इनका शिकार करते हुए पकड़ा जाता है। तो ऐसे अभयारण्य या ऐसी जगह जिन्हें हम वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार का शिकार करना अपराध कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आप जो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, इससे पहले बच्चों हमने पढ़ा है वन्य जीव अभयारण्य, तो यहाँ पर है राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जिन्हें कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जीव जंतु हैं, जो भी चाहे पक्षी हैं, वह सब बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपने आवास में, मतलब उनके घर, प्राकृतिक संसाधनों का वो पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं और वह सुरक्षित रहते हैं। वह क्षेत्र बिल्कुल आरक्षित कर दिया गया है। उस क्षेत्र को कोई भी कृषि कार्य के लिए भी उपयोग नहीं कर सकता है। वहाँ से आप कोई भी पेड़ भी नहीं काट सकते हैं, मतलब कोई वन की तरह जैसे वो है एरिया, तो उसका आप एक पेड़ भी नहीं काट सकते हैं। ये सब क्या है, अपराध की श्रेणी में आते हैं वहाँ पर, अगर आप वहाँ से पेड़ काटते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान जो है पूरी तरह से आरक्षित क्षेत्र होता है जंतुओं, जीवों और पक्षियों के लिए। ठीक है, तो यहाँ अगर कोई भी बाहरी कोई भी एक्टिविटी होती है जिससे जंतुओं को नुकसान हो सकता है, तो वह सब अपराध की श्रेणी में आता है। यहाँ ये देखिए, ये चित्र मैंने जो लिया है सुल्तानपुर नेशनल पार्क का लिया है। ये भी अपने हरियाणा में है, गुड़गांव के पास में पड़ता है। ये गुड़गांव से थोड़ा पहले ही पड़ जाता है। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क बच्चों को पता होना चाहिए। हमारे हरियाणा में कौन सा नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और ये पक्षियों के लिए जाना जाता है। बाहर से साइबेरियन क्रेन जो आती है वो उसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हम किसे कहते हैं, तो यहाँ देखिए, ऐसा विशेष क्षेत्र जो वन्य जीवन, पौधों और जंतुओं के साथ साथ उस क्षेत्र के आदिवासियों को उनके पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि जो आपको बिल्कुल ध्यान देने वाली बातें हैं कि यहाँ पर वन्य जीवन के साथ पौधे, जंतुओं और आदिवासियों को भी पूरी तरह से संरक्षित किया जा रहा है। वो अपने जीवन जिस तरह से जीना चाहते हैं बिल्कुल वह जी सकते हैं, उनमें कोई इंटरफेयर बाहर का नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे बड़े पैमाने पर जो क्षेत्र होता है उसको जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे हरियाणा में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसे हम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कह सकें। बाकी और हमारे जो इंडिया में स्टेट्स हैं उनमें हैं बहुत सारे। तो आप ये देखें, इसमें यहाँ पर अब जो आप सबके लिए जो मेन चीज़ है कि आपने तीनों पढ़े हैं। जैसे अभी हमने जिन तीन के बारे में बात करी है वह क्या क्या है कि एक तो था अभयारण्य, कि अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य क्या होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा राष्ट्रीय पार्क, पढ़ा कि राष्ट्रीय पार्क क्या होते हैं। और तीसरा अभी हमने देखा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इन तीनों में बच्चों आप सबको अंतर पता चल गया होगा बहुत अच्छी तरह से। फिर भी मैं एक बार आपका रिवाइज करवा देती हूँ कि इन तीनों में अंतर आप देखिए, ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए ये बहुत बड़ा सा एक क्षेत्र है। ठीक है, ये जो बहुत बड़ा क्षेत्र है ये आपका जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में से थोड़ा पोर्शन, जैसे मान लो ये थोड़ा पोर्शन जो है ये आपका राष्ट्रीय पार्क का हो गया और इसमें और थोड़ा पोर्शन जो है वह अभयारण्य का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इन तीनों के साइज में किस तरह से अंतर होगा कि अभयारण्य छोटा वाला है, राष्ट्रीय पार्क उससे बड़ा होता है और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो होता है वो बहुत बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, तो यहाँ तीनों ही जगह में जीवों को पूरी स्वतंत्रता होती है रहने की, खाने की, उनके आवास की
उनको पूरी तरह से संरक्षित किया जाता है। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं उसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आदिवासी जो हैं वहाँ पर रहने वाले उनको भी पूरी तरह से संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो आप आराम से ये देख सकते हैं कि जयमंडल आरक्षित क्षेत्र बहुत बड़े पैमाने पर है और उसमें आदिवासी वहाँ पर रहने वाले जो हैं उनको भी पूरी तरह से संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा तीनों में क्या अंतर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, इनमें सरकार द्वारा कौन कौन से कार्य निषिद्ध हैं। निषिद्ध का मतलब है बच्चों कि वहाँ पर सरकार ने कुछ रूल्स बना दिए हैं, तो वो जो रूल्स हैं वो आपको ज़रूर निभाने हैं और आप अगर कुछ उनके के अलावा कुछ करते हैं तो वहाँ पर वह एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। मतलब ये निषिद्ध मतलब वो है कि जो आप कार्य वहाँ नहीं कर सकते, पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। तो वो कौन से कार्य हैं जो पूरी तरह से प्रतिबंधित होते हैं इन क्षेत्रों में। प्रतिबंधित मतलब जिन पर पूरी तरह से रोक होती है कि आप वहाँ पर ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते, पूरी तरह से सरकार द्वारा निषिद्ध है। सबसे पहला वृक्षारोपण कि आप वहाँ कोई वृक्ष भी अपनी मर्जी से जाकर नहीं उगा सकते। कृषि, वहाँ खेती नहीं कर सकते। चारागाह वो क्षेत्र होता है जहाँ गाय भैंस मवेशियाँ जो होती हैं जो चारा जो है घास वगैरह उसको चरने के लिए जाती हैं, तो वहाँ कोई चारागाह भी है अगर उस क्षेत्र में, पर आप मवेशी नहीं चरा सकते, वृक्षों की कटाई नहीं कर सकते, कोई शिकार नहीं कर सकते, खाल प्राप्त करने हेतु जानवरों का शिकार, ये सारे की सारी एक्टिविटी वहाँ पूरी तरह से प्रतिबंधित है, रोक होती है उन पर। इनमें से आप कोई भी एक्टिविटी वहाँ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह आपको बच्चों ये समझ आ गया होगा कि हम लोग वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जयमंडल आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं वो सरकार द्वारा पूरी तरह से संरक्षित किए जाते हैं। इनमें कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं की जा सकती है। वहाँ के पौधों को, जीवों को, पक्षियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। ये जो मैंने एक चित्र आपके लिए स्पेशली अपने हरियाणा के जो नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरी हैं, उसके लिए आपके लिए लगाया है ताकि आपको पता हो कि हमारे हरियाणा में भी नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ चित्र जो दिया हुआ है ये है भिंडावास लेक। ठीक है, फिर ये नाहर, ये भिंडावास, ये सुल्तानपुर और ये सुल्तानपुर का ही दिखाया हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ इस चित्र में ये देखिए, यहाँ नेशनल पार्क जो है वो इधर पर्पल कलर से दिखाया हुआ है, यानी ये कैलेसर जो है ये हमारे यहाँ नेशनल पार्क है जो यमुनानगर में है। ठीक है, इसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ग्रीन कलर से ये जो दिखाई हुई हैं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। रामसर साइट, बच्चों आप सोचेंगे कि रामसर साइट क्या होती हैं, तो रामसर साइट बच्चों मैं बता दूं आपको, ऐसे स्थान हैं जो इंटरनेशनली हमारे इंडिया की जो कुछ जगह हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहचान दी गई है और उन्हें रामसर साइट कहा गया है कि वहाँ पर उनके जो जीव जंतु हैं वो पूरी तरह से संरक्षित रहेंगे और उनको संरक्षण देने में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये रामसर साइट जो है इनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यह एक समझौता हुआ था। ईरान जो देश है, ईरान की कंट्री में एक जगह का नाम है ये रामसर, वहाँ उस जगह पर ये समझौता हुआ था जो विभिन्न देशों, अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो अब विभिन्न देश हैं उनने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और इसको क्योंकि रामसर जगह पे हुआ था इसलिए इन साइट्स को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाएंगी उनको रामसर साइट का नाम दिया जाता है ताकि उनका संरक्षण पूरी तरह से किया जा सके, उन पे कोई शिकार नहीं हो सकता, पूरी तरह से वो आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ देखिए हरियाणा में आपको ये रेड कलर में ये जो दो दिख रहे हैं ये दोनों हमारे रामसर साइट्स हैं, ये भिंडावास और सुल्तानपुर।
नेशनल पार्क और भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, रामसर साइट्स हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको अपने हरियाणा का भी पता होना चाहिए कि हमारे हरियाणा में कौन कौन सी नेशनल पार्क हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा, और चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन आंसर अपने कर सकें। धन्यवाद बच्चों।